हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा आधुनिक भारत इतिहास चल रहा है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हमने देखा था भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, और हमने वो हमारा भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उस टॉपिक को हमने पूरा कर लिया था। और उसके आगे हमने देखा था 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन भी देखे थे। उसमें से भी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। हमें 16 क्वेश्चन देखना है। तो आपको हेडिंग मेरी दिख रही है सबको? हाँ, तो 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 15 क्वेश्चनों के बाद पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, किसके अध्यक्षता में? तो ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित हुआ था 1920 में, जो नागपुर में हुई कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि की गई थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो पाकिस्तान का विचार था वो किसके द्वारा रखा गया था? तो ये मोहम्मद इकबाल द्वारा रखा गया था। और पहली बार जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करा था वो किसने करा था? तो वो थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली। कौन थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली थे, जिन्होंने अपने पत्र में, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया था। तो चलिए हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो हम 15 क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में क्या था? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे फजलुल हुक थे। तो हम उसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखना है आपको ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। चलिए तो आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन शायद हमने पढ़ लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो किसान सभा की स्थापना हुई थी 1918 में उत्तर प्रदेश में, तो उसमें से कौन सा संबंधित नहीं था? तो वो थे ब्रज किशोर थे। बाकी ये सभी संबंधित थे। गौरी शंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे और मदन मोहन मालवीय थे। तो सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इसकी स्थापना में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे, जबकि ब्रज किशोर इस संगठन की स्थापना में योगदान नहीं दिए। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। 1920 में कहाँ? प्रतापगढ़ में अवध किसान का सभा का गठन हुआ। फिर वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एका आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी। तो एका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो एका आंदोलन 1921 से 22। इसके जो प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी और सहदेव थे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है। 16 देखते हैं कि निम्न में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? जो भारत में मजदूर संघ था उस आंदोलन से कौन जुड़े थे? ऑप्शन ए बीपी वाडिया, एनएम जोशी, के कामराज और विट्ठल भाई पटेल। तो इनको सीक्वेंस में देखना है कि कौन कौन, सीक्वेंस में नहीं देखना है, इनको देखना है कि कौन कौन जुड़े हुए थे। तो इसमें हमारे थे बीपी वाडिया थे, और कौन था? ऑप्शन 2 हमारा एनएम जोशी। तो कौन कौन थे? बीपी वाडिया थे, एनएम जोशी थे, जो अवध किसान सभा की स्थापना हुई, नहीं सॉरी, जो मजदूर संघ का आंदोलन के प्रमुख थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो दिए गए विकल्पों में बीपी वाडिया एवं एनएम जोशी भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे। बीपी वाडिया जो एनी बेसेंट के सहयोगी थे, मद्रास लेबर यूनियन के अध्यक्ष थे। एम जोशी ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था। तो किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था? तो एम जोशी थे। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं
कि जो निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रधान नहीं रहे। कौन, जो ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ बना था कांग्रेस, तो इसके कौन प्रधान नहीं रहे? CR दास, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे, बाकी सब थे। तो आगे देखते हैं कि जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना M.N. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष? तो लाला लाजपत राय थे। CR दास वर्ष 1923 में लाहौर कांग्रेस तथा सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1929 नागपुर कांग्रेस की अध्यक्षता किए, जबकि मोतीलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबंधित नहीं थे? BP जोशी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है M.N. रॉय, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है मुजफ्फर अहमद। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। कौन नहीं थे? राम मनोहर लोहिया वामपंथी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब देखते हैं इनके बारे में डिटेल में कि जो राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भूमिगत रहकर स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया। आज़ादी के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और मैनकाइंड का संपादन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इनकी जो कौन है जो राम मनोहर लोहिया हैं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? व्हील ऑफ हिस्ट्री उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। उन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी अपना योगदान दिया। फिर है कि जो BP जोशी, M.N. रॉय और मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्ता, डांगे आदि वामपंथी आंदोलन से संबंधित नेता थे। तो वामपंथी आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे? तो ये PC जोशी थे, M.N. रॉय थे और मुजफ्फर अहमद थे। एक और थे नलिन गुप्ता, डांगे आदिपंथी, ये आदि वामपंथी आंदोलन से संबंधित थे। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1922-23। जो कानपुर षड्यंत्र केस 1924 तथा मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 वामपंथी नेताओं से संबंधित है। तो पेशावर कब हुआ? पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया। देखते हैं डिटेल में, देखो। तो 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान संकल्प पारित किया गया था। इसका अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तो ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ वो कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 23 मार्च 1940 को और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और ये कौन सा अधिवेशन था? ये लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। फिर है कि जो उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था उड़ीसा में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए हसन इमाम, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी पूरे महतो, ऑप्शन डी CC दास। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हरिदास जो उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। फिर देखते हैं इसमें उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन आचार्य हरिहर दास और गोप बंधु के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इनके नेतृत्व में लगभग 12,000 लोगों ने महानदी घाट तक मार्च किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो।
21 क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में जो 1935 में हुए उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? किसान कॉन्फ्रेंस, तो ये जो उत्तर प्रदेश में किस, तो हमने JL नेहरू, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी है अच्युत पटवर्धन। ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल थे जो उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आगे देखते हैं कि इलाहाबाद में 1935 में हुए उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इस सम्मेलन में वल्लभ भाई ने एक संकल्प पारित कर जमींदारी उन्मूलन की बात कही थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित को काल अनुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर की चयन कीजिए। तो आपको देखना है जालियांवाला बाग नरस, ऑप्शन ए दांडी मार्च। ऑप्शन बी है जालियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन। और ऑप्शन 4 है स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन तो पता ही है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में, कब? 13 अप्रैल 1919। और दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 1930 1919 1942 स्वदेशी आंदोलन को आ जाएंगे हम। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, मिलाते हैं इसको। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा 2 ऑप्शन। पहले आएगा नहीं स्वदेशी आंदोलन। जो ये बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के टाइम पर ना उसी का विरोध करके ना स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये स्वदेशी आंदोलन क्या हो जाएगा? 1905 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1905। तो अब आप मिला लो। तो सबसे पहले 4 आएगा 1905। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा 1919 वाला। तो जालियांवाला बाग नरसंहार ये 2 आएगा। 4 2, फिर इसके बाद 1 आएगा और फिर इसके बाद आएगा हमारा 3rd। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 2 1 3rd। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। तो 23 पे अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था, अल्ताफ हुसैन अली हुसैन हाली। ऑप्शन बी है नज़ीर अहमद। ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी है चिराग अली। तो यहाँ ऑप्शन ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तो 2007 तक तो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये कहाँ से उसमें आ जाएंगे? नहीं 2007 तक नहीं थे, 2002 तक शायद APJ अब्दुल कलाम। नहीं मौलाना अबुल कलाम है, सॉरी मौलाना अबुल कलाम है, सॉरी गलती से निकल गया। तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी तो अब अल्ताफ क्या था? अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद और चिराग अली। तो देखते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। इसमें अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, चिराग अली आदि ने सक्रिय रूप से सहभागिता निभाई। फिर है 24 पर आ जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। तो ये तो पता है कि 1923 में, पर ये नहीं पता। तो यहाँ ऑप्शन हमारे 21 अक्टूबर, हमने याद भी करा था पिछले उनमें पढ़ा भी था। तो क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ किया था? सिंगापुर में अस्थायी सरकार की आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। फिर आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था?
तो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। ऑप्शन बी है 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में। ऑप्शन बी है 1928 के बारडोली सत्याग्रह में। ऑप्शन डी है 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन का विचार उद्भव हुआ था वो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में हुआ था। तो देखते हैं डिटेल में। तो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का जो विचार है का उद्भव हुआ वो तत्पश्चात 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस से विशेष अधिवेशन में पास हुआ। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। और ये जो 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि हुई थी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सतारा में, ऑप्शन बी कोल्हापुर में, ऑप्शन सी पूना में, ऑप्शन डी है सूरत में। तो ये जो 1905 में ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी पूना में हुई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहाँ हुई थी? पूना में हुई थी। देखते हैं डिटेल में कि वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में करी, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, एम.एन. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। M.C. सीतलवाड़, B.N. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रखास सदस्य थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सॉरी 27 में है कि किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो सभी को पता है कि यह था 31 दिसंबर 1929। कौन था? 31 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं कि भारत की पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो ये कौन था? कौन सा अधिवेशन हुआ था? ये लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में ना पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जो 1929 का हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का भी प्रस्ताव पारित हुआ 23 मार्च को। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 पर कि अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1928 में आया हुआ था। अखिल भारतीय किसान दल दिसंबर 1928 में अस्तित्व में आया। फिर आते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। पहले क्वेश्चन में देखा हमने। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। पहले भारतीय किसान कांग्रेस के नाम पर स्थापना हुई, फिर भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव N.G. रंगा को बनाया गया था। फिर है कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी था भारत छोड़ो आंदोलन से, और ऑप्शन डी है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। तो ये जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। अब आ जाते हैं इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं।
जो कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यहाँ 20 जुलाई को गया, हमने तो 16 अक्टूबर पढ़ा। अच्छा, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया, घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कलकत्ता के टाउन हॉल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कर्जन ने अक्टूबर 1905 ईस्वी में कार्लाइल सर्कुलर कार्लाइल सर्कुलर जैसे कदम उठाए, जिसके तहत जिला कलेक्टरों को आदेश दिया कि कॉलेज के छात्र यदि आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सहायता राशि बंद कर दी जाएगी। जो कार्लाइल था, क्या था, कार्लाइल सर्कुलर, उसने ऐसे कठोर कदम उठाए, किसने, लॉर्ड कर्जन ने, कि जो छात्र हैं, यानी विद्यालय के कॉलेज के जो छात्र हैं, अगर इस आंदोलन में यानी स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था, तो यदि वो स्वदेशी आंदोलन में भाग लेंगे ना, तो हम जो राशि दे रहे हैं उनकी सहायता के लिए हम उसे बंद कर देंगे। फिर है 32, निम्नलिखित में कालक्रम अनुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च और पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले आपको दांडी मार्च आया, हमने पहले भी देखा था कि ये दांडी मार्च आया था 12 मार्च 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 आ गया। फिर पूना पैक्ट भी ये जो पूना पैक्ट था ये 1932 का था, 24/1932। फिर है हमारा गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 7 दिसंबर 1931। 7 दिसंबर 1931। तब हमको मिला लेना है कि जो दांडी मार्च है वो कब, 12 मार्च 1930, ये 1930, ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा आएगा 2 नंबर, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। फिर आएगा हमारा गांधी इरविन समझौता, ये था 5 मार्च 1931। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और फिर आएगा हमारा पूना पैक्ट। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना है, ऐसे याद करना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1, केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका जाना। नंबर 1 पर केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका जाना, ये कब फेंका गया। फिर है नंबर 2 पर है सैंडर्स का मारा जाना। फिर है सरदार भगत सिंह को फांसी दे देना और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। तो यहाँ पर हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हमारा मैच नहीं करना, सबसे पहले हमारा सैंडर्स की हत्या आएगी। सैंडर्स की हत्या कब हुई, 17 दिसंबर 1928 को। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। फिर आ जाएगा हमारा 1 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर पे हमारा जो क्या कहते हैं, केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका जाना था वो 8 अप्रैल 1929, क्या था, 1929। फिर है सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो ये डेट सबको पता हो गई होगी। सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब, ये दी गई थी 23 मार्च 1931। सरदार भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 में। और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई, तो ये हुई 27 फरवरी
31। तो क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले साडर्स की हत्या जो कि हुई थी 7 दिसंबर 1928 में। साडर्स की हत्या कब हुई? 7 दिसंबर 1928 को। फिर नंबर 1 आ जाएगा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना, तो ये कब हुआ? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ। तो पहले हमारा साडर्स आ जाएगा, फिर असेंबली आ जाएगी, ये 1929 आ रहा है। फिर सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1933। यहाँ पे पहले हम काल कर 2-1 नहीं सॉरी, हाँ 2-1-4-3 2-1-4-3 हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2-1-4-3। अपने हमें देख लिए तो हमें मिलाने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रचार कौन था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो जो नेशनल कॉलेज था उसका वो कौन थे अध्यक्ष, यानी प्रधानाचार्य कौन था? तो ऑप्शन ए है AC बोस, ऑप्शन बी है PC रॉय, और ऑप्शन सी है JC बोस, और ऑप्शन डी है आशुतोष मुखर्जी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन ए है, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920-22 में, तो उस समय जो नेशनल कॉलेज था, नेशनल कॉलेज कलकत्ता था, उस समय वहाँ का प्रचार्य कौन था? तो वो थे AC बोस। देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रचार्य सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? SC बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। जब 1921-22 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था उस समय प्रचार वहाँ के कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने भारतीय जनपद सेवा ICS से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। ICS से त्यागपत्र देकर कहाँ? असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस बने। फिर है, और अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। फिर 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से भी त्याग दे दिया। फिर बोस ने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का संगठन किया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, तो ये तो सही है। फिर है, जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। तो स्वराज दल की उन्होंने थोड़ी ना स्थापना करी थी, स्वराज दल की स्थापना तो कौन करे थे? ये बाल गंगाधर तिलक करे थे शायद। तो चलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा कि जो प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के सहयोग के आंदोलन के विरुद्ध थे, पहले विरुद्ध थे फिर उन्होंने साथ दिया। तो देखते हैं इसको डिटेल में कि जो असहयोग आंदोलन के विपक्ष में लाला लाजपत राय, CR दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल आदि थे। विरुद्ध में कौन कौन थे? विपक्ष में कौन कौन खड़े थे? तो एक तो थे CR दास थे, दूसरे लाला लाजपत राय थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिसे CR दास बोलते हैं उन्हें, और फिर है मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल थे। फिर सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 1920 में, जबकि दिसंबर 1920 के वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हो गया। नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय और CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित अपना विरोध वापस ले लिया। फिर जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू। सॉरी मैंने पता नहीं क्या बताया था स्वराज पार्टी के। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो
बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, उसी के बिहाफ में मैंने बाल गंगाधर तिलक को बोल दिया था। लेकिन जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास CR दास जी ने बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल का विभाजन, ये तो इजी क्वेश्चन है, 1905 में। फिर देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की तथा यह 16 अक्टूबर 1905 प्रभावी में हो गया। जुलाई 20 में घोषणा करी और 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन प्रभावी हो गया। फिर इसी के फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के समय पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन के दिन संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को नहीं, बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में राखी दिवस भी मनाया गया, शोक दिवस भी मनाया गया। फिर जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे उस समय यहाँ दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जो दिल्ली दरबार में द्वितीय दिल्ली दरबार था। लॉर्ड हार्डिंग के समय द्वितीय के समय जो 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37 पे कि बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था, किसने बोला था? तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, अब्दुल रसूल थे, आनंद मोहन बोस थे। तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, आह्वान किया कि आज के दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी भाईचारे की भावना। फिर है 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है। जब बंगाल विभाजन रद्द करा गया उससे किसे याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग को याद करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करा था और उसी में इस बात को बोला गया था कि भाई बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जा रहा है। फिर है 39, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज़्यादा भूमिका यानी विशिष्ट भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थे बंगाल के छात्र थे, बंगाल के छात्र थे। फिर है इसके बाद देखते हैं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया तथा 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों ने करी। फिर है स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभावी सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा प्रभाव। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। जो स्वदेशी आंदोलन था तो किसने सबसे ज़्यादा भाग लिया? महिलाओं ने बहुत सक्रिय भाग लिया। फिर है यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। जो ये आंदोलन है ये बंगाल के जो किसान थे उनको प्रभावित नहीं कर सका और यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा, उच्च वर्ग और मध्यम वर्गों तक ही सीमित रहा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि जो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए यातायात से, ऑप्शन बी उद्योग से, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थाओं से। तो ये था शिक्षण संस्थाओं से। इसमें ये कहा लॉर्ड कर्जन ने कि जो भी छात्र अगर इस स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे मैं उनकी जो सहायता राशि है उसको मैं बंद कर दूंगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नहीं सॉरी डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या है कि जो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। इस बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन की जान छात्र और नौजवान थे, इसलिए सरकार ने छात्रों को इस आंदोलन से दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए। फिर है कि 10 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 10 अक्टूबर 1905 को बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों के पास एक गुप्त गश्ती पत्र भेजा गया 10 अक्टूबर को। चूंकि इस पत्र पर बंगाल के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव RW कार्लाइल के हस्ताक्षर थे। क्या जो मुख्य सचिव थे RW जिन्हें कार्लाइल के हस्ताक्षर थे, इसीलिए वह कार्लाइल
सर्कुलर के नाम से भी मशहूर है। फिर इसके तहत जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित कर दिया जाए कि यदि उनके विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। ये बात रखी गई थी इसमें। फिर है कि कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में कृष्णचंद्र मिश्र ने एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। क्या जारी किया? एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया है, जिसके सचिव कौन थे? सचिंद्र प्रसाद बसु थे। फिर सविनय अंग आंदोलन के दौरान असम में कनिंघम सर्कुलर जारी हुआ। फिर आगे रहते हैं 41 क्वेश्चन में आ जाते हैं कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? खादी वस्त्र पहनकर। ऑप्शन ए गणेश वासुदेव जोशी थे, MG रानाडे थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये थे बालेंद्र नाथ टैगोर। तो ये थे गणेश वासुदेव जोशी थे, जिन्होंने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में 1877 में भाग लिया था। आगे देखते हैं कि गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के कारण उनको सार्वजनिक काका ही कहा जाने लगा था। उन्होंने देसी व्यापारोत्तेजक मंडल की स्थापना कर स्याही, साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रोत्साहन दिया। इनकी बढ़ती सार्वजनिक लोकप्रियता के फलस्वरूप इन्हें 1877 ईस्वी में आयोजित शाही दरबार में आमंत्रित किया गया। इसमें इन्होंने स्वयं द्वारा बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। 42 क्वेश्चन है हमारा कि जो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो ये 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था। तो चलो ध्यान से इसको देखते हैं। जो दिल्ली दरबार था, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। और दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। तो पहले 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। और 1912 में 12 दिसंबर 1911 को फिर इसी में घोषणा की गई कि जो दिल्ली है उसको राजधानी बनाया जाए। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। तो उड़ीसा और बिहार को कलकत्ता से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। फिर है कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1911। अभी क्वेश्चन देखा हमने। फिर है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ? ये 1911। फिर है क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे, जिन्होंने दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम महारानी मैरी को बुलाया था। फिर है लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया। फिर दिसंबर 1911 में ईस्वी में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार में अवसर पर वायसराय हार्डिंग ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर क्या कर दी जाएगी? दिल्ली बनाई जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। 47 हमारा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। तो 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में असत्य है? असत्य कौन सा? ऑप्शन ए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन बी है 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ऑप्शन सी है मिंटो मार्ले सुधार द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो 1907 में मुस्लिम लीग का गठन था ये असत्य है स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। पर देखते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के नियंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष नवाब वाकरुल मुल्क थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ 1906 में।
लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। वर्ष 1908 में ही आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। 1908 में किसको? 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 47 आ जाते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी रंजन अजुमदार, ऑप्शन डी है रसिक कृष्ण मलिक। तो ये थे राधाकांत देव थे। राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। फिर डिटेल में देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष तथा देवेंद्रनाथ टैगोर पहले सचिव थे। देवेंद्रनाथ पहले क्या थे? टैगोर सचिव थे। और राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पूर्वगामी माना जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर क्या माना? बी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं कि किसने 1920 में बम्बई में हुई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किसने की? जो 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता? ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी एम जोशी थे, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, लाला लाजपत राय। 1920 में जो बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता अधिवेशन हुआ था तो उसे लाला लाजपत राय ने करी थी। फिर आगे देखते हैं डिटेल में कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। किसके द्वारा? एम जोशी के द्वारा। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। किस अधिवेशन में? जो 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 49 को देखते हैं। तो कह रहा है कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अभी हमने देखा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में है कि 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अभी हमने देखा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 51 कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अक्टूबर 1934। ऑप्शन बी है अप्रैल 1934, ऑप्शन सी है मई 1936, ऑप्शन डी है जून 1940। तो ये ऑप्शन हमारा 1934 है। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। फिर हम डिटेल में देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1934 में बम्बई में हुआ था। इस सम्मेलन में पार्टी का संविधान तथा कार्यक्रम निश्चित हुआ। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता? जयप्रकाश नारायण थे। आचार्य नरेंद्र देव थे और मीनू मासानी थे। कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मासानी। फिर हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 52 पे कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं था? तो अभी हमने देखा मीनू मसानी थे, नरेंद्र देव भी थे और राम मनोहर लोहिया तो नहीं थे। राम मनोहर लोहिया भी थे बट ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो कौन नहीं थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। फिर आगे देखते हैं 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। 1934 में
इसकी स्थापना में मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहराले आदि का योगदान था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी को समर्थन दिया, किंतु दोनों कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सक्रिय रूप से संबंध नहीं थे। समर्थन तो किया। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 53 पे कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस, ऑप्शन बी किंग्सले पैलेस, ऑप्शन बी सी बकिंघम पैलेस, ऑप्शन डी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए है जेम्स पैलेस था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का केंद्र था जेम्स पैलेस। फिर देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि सेंट जेम्स पैलेस लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को कब हुआ? 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 7 दिसंबर से लेकर के नहीं 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक चला। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। किससे? एस राजपुताना नामक एक जलपोत था, जहाज था, जिससे लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंगले हॉल में ठहरे थे। किंग सलेल हॉल में ठहरे थे। फिर एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था, जो 1932 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो किसने भी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो ये मदन मोहन मालवीय भी हिस्सा लिए थे, सरोजिनी नायडू भी ने हिस्सा लिया था और गांधी जी ने भी और एनी बेसेंट ने भी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं कि बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए है फरवरी 1946 में, ऑप्शन बी है 1945 में, ऑप्शन सी है जून 1946 में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा 1946 है, फरवरी 1946 मुंबई संडे केस। फिर आगे देखते हैं डिटेल में देखते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में HMS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि जो नौसैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो आदि नारे लगाए गए। तो अगर पूछे कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसमें जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो आदि के नारे लगाए गए थे, तो वो था रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, जो शुरुआत 18 फरवरी 1944 को हुई थी। जिसमें क्या हुआ था कि जब बम्बई में HMS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। फिर 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। फिर 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण करते हुए विद्रोहियों ने कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं। क्या कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं लेकिन ब्रिटेन के सामने नहीं। इस विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को बम्बई में लगभग 20 लाख मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। बम्बई के कितने मजदूरों ने 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया। फिर निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी। तो ये थे ऑप्शन ए शिवराम, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी जतिन दास। तो ये थे ऑप्शन जतिन दास को फांसी नहीं दी गई थी, शिवराम को भी दी गई थी। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं, डिटेल में पढ़ो। कि जो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। किसने? जतिन दास ने। जतिन दास ने जेल में जो राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1929 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई, ना कि भगत सिंह के साथ फांसी देने से हुई थी। भगत सिंह के साथ जो फांसी हुई थी तो राजगुरु सुखदेव की हुई थी, लेकिन जो जतिन दास थे उनकी भूख हड़ताल की वजह से 63 दिन बिना खाए पिए 63 दिन तक जेल में रहे। भूख हड़ताल के कारण ही उनकी 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि भगत सिंह राजगुरु यानी पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु, और सुखदेव पूरा नाम था सुखदेव थापर को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलूर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया। सूरसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। सूरसेन को भी 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। 56 हमारा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 56 कि जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी एस.सी. बोस, ऑप्शन सी जतिन दास, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। सॉरी, तो यहाँ अभी अब हमने पहले भी देखा कि 63 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल करी, खाना नहीं खाया इन्होंने। फिर 1929 में इनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल की वजह से। 57 में कालिप राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? कालिप राज, ऑप्शन ए मोपला विद्रोह से, ऑप्शन बी नील आंदोलन से, ऑप्शन सी है पामना विद्रोह से, ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह से। तो ये जो बारदोली सत्याग्रह था उससे ये कालिपराज सम्मेलन का संबंध है। अब देखते हैं कालिपराज है क्या। तो कालिपराज अश्वेत जन सम्मेलन का संबंधी बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से है। बारदोली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो किसने दिया था? तो बारदोली की औरतों ने पटेल को क्या दिया था? सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। बारदोली में लगान वृद्धि 30% से घट करके 6.03% कर दी गई। बारदोली में जो लगान वृद्धि 30% से घट करके क्या कर दिया गया है कि 6.03% कर दी गई। बारदोली सत्याग्रह में सक्रिय महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मनी बेन, कौन कौन थी जो सक्रिय रूप से भाग ले रही थी? तो एक थी तो कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी को जानते हो कि कस्तूरबा गांधी कौन थी? फिर थी मनी बेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी मनी बेन, और भक्तिबा यानी दरबार गोपाल दास की पत्नी भक्तिबा, और शारदा बेन साय और शारदा मेहता प्रमुख थे। शारदा बेन साय, मनी बेन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी, कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की वाइफ थी, इन्होंने सब ने मुख्य रूप से भाग लिया बारदोली सत्याग्रह में। फिर आते हैं 58 पर कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पुणे उमठाड़े, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मैमन सिंह। तो यहाँ ऑप्शन सी है, ये तो नाम है किसी का, कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। ऑप्शन सी केरल, तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। अब देखते हैं मोपला विद्रोह को याद रखना अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह हो, मोपला विद्रोह हो गया और संथाल विद्रोह हो गया। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे। क्या थे? यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। जो जमींदार थे वो अधिकतर हिंदू थे, और बटाईदार कौन थे? बटाईदार कौन थे? मुसलमान थे। जमींदार
अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। आंदोलन जो हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था? जमींदारों के विरुद्ध। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। 59 पे कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो ये ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में से। तो ये जो गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने। क्या बोला था गांधी जी जब वहाँ से वापस लौट कर के आए? तो वहाँ से लौटते हुए उन्होंने कहा था कि स्वदेश पहुँचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। फिर आगे हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कह रहा है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी है हिंदू समुदाय। तो जो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भाग लिए थे तो वो किसके नाम द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर इसके बाद डिटेल में देखते हैं कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं बेगम साया नवाज ने भारत सरकार द्वारा नामित अतिरिक्त सदस्य के रूप में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने भी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो अभी हमने देखा। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर बी ऑप्शन असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पहले आएगा लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखते हैं इसको। कालक्रम जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, मजहरूल हक, नरहरि पारिक व ब्रजकिशोर थे। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो हमारे क्वेश्चन आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। फिर ये क्वेश्चन और देख लेते हैं 62 पे। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? UN मुखर्जी ने, ऑप्शन ए, बी लालचंद्र ने, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, ऑप्शन डी है अजीत सिंह ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी है। UN मुखर्जी भी हैं और लालचंद्र भी हैं। कौन कौन? UN मुखर्जी और लालचंद्र, ये पंजाब हिंदू सभा के स्थापना करी थी। तो चलिए हमारे क्वेश्चन अभी यहीं ख़त्म होते हैं। हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 से। इसमें कम से कम इस पार्ट में कम से कम 200 से ऊपर क्वेश्चन है। तो अपना कंटिन्यू पढ़ते रहें। पेपर की तैयारी अपने डेट के हिसाब से करें। पेपर डिले नहीं हो सकता, क्योंकि जब सेंटर बन चुके हैं पेपर के LT ग्रेड के, तो फिर पेपर भी होना ही है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।